यस बेटा, सो लास्ट लेक्चर में वी हैव डन चाइना इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी पूरी कंप्लीट हो गई थी या बेटा 3 पॉइंट्स हुए थे आपकी क्लास में? 3 पॉइंट्स हुए थे सर। ठीक है, तो आई आई थिंक सो जीएलएफ हो गया होगा, डुअल प्राइसिंग एंड एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यस, ये तीन हुए थे ना? यस। ठीक है, तो कल की क्लास भी बेटा मैं आपको बता देता हूँ, कल भी मैंने लिंक सेंड किया था बट स्कूल में वाईफाई ना चलने की वजह से क्लास नहीं हो पाई। एंड कल भी हमें स्कूल जाना है, 11 o'clock के बाद जाना है, लेकिन तो आपका जो बीएसटी का पीरियड होता है, मैं पायल मैम से बात कर लूंगा। जो आपका बीएसटी का सिलेबस ओवर हो चुका है ना? यस सर। ठीक है, यस तो सर, हो जो चुका। 10 वाला जो पीरियड होता है आपका बीएससी का होता है, मेरा 11th 12th बी में इकोनॉमिक्स का होता है, तो उसमें मैं तुम्हें मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो कल की क्लास 10 वाली ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, बिकॉज फिर स्कूल में जाके क्लास नहीं ली जा पाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर मिस हो जाएगी। ठीक है, तो कल वाली क्लास आप ज्वाइन करेंगे 10 पे, पायल मैम से मैं बात कर लूंगा। इन केस पायल मैम ने पीरियड लेना होगा तो फिर मैं कोई आपको दूसरा टाइम बताऊंगा, मे बी मॉर्निंग में मैं 8:30 तुम्हारा टाइम कर दूं, 8:30 to 9। ठीक है, वो मैसेज कर दूंगा, उसके बेसिस पे ज्वाइन कर लेना कल। ओके, चैप्टर नंबर 10, कंपैरेटिव आउटलुक बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना। तो आज बेटा चाइना की इकोनॉमी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और पाकिस्तान का भी इकोनॉमिकल पार्ट मैं आज आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। देन आपके पास बस एक चीज बच जाएगी, दैट इज कंपैरेटिव डेटा। कुछ डेटा है इस चैप्टर के अंदर जो हमें करना है। फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं बेटा, जीएलएफ पॉलिसी। जीएलएफ पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय, यस, किसने इनिशिएट की थी? मिस्टर माओ। मिस्टर माओ इन 1958। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने देखा था बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाज एस्टेब्लिश्ड टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स, जिससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, डुअल प्राइसिंग। तो ये 3 पॉइंट्स हम कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 4, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिफॉर्म्स इन चाइना। चाइना में जो रिफॉर्म्स थे बेटा वो इनिशिएट हुए थे 1978 में, आप उसको लेट 1970s भी बोल सकते हो। इस 1978 में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए। ये रिफॉर्म्स बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, हम एक एक करके करते हैं, चलो। फर्स्ट पार्ट में हम कहते हैं बेटा इनिशियल फेज। इन रिफॉर्म्स के दो फेज थे, एक था इनिशियल फेज। इन द इनिशियल फेज China's government have more focused on agriculture sector। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में मेन फोकस किया। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट, और ये इन्वेस्टमेंट भी मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए की जाती थी, और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के फॉरेन सेक्टर। तो इन द इनिशियल फेज द मेन फोकस एरिया वाज एग्रीकल्चर सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। इन तीन सेक्टर में मेजर फोकस किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा रोल था एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज रिफॉर्म्स। जब भी हम एक टर्म बोलते हैं रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है? चेंजेस लाना। सिंपल, चेंजेस। रिपीट करो। चेंजेस। चेंजेस, ठीक है, चेंजेस, चेंजेस फॉर बेटरमेंट बोल सकते हैं बेटा, चेंजेस फॉर बेटरमेंट। कंट्री की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो भी बेटरमेंट के लिए हम चेंजेस करते हैं उसको रिफॉर्म्स बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल, 1 जुलाई 2017 में इंडिया में एक रिफॉर्म आया जिसको बोला गया टैक्स रिफॉर्म। वो टैक्स रिफॉर्म क्या था बेटा? जीएसटी था बेटा। तो पिछले कुछ जो पुराने टैक्सेस थे, और टैक्सेस, उसको मर्ज करके एक नया टैक्स बना दिया गया, नाम रख दिया गया बेटा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बेसिस पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बेसिस पे रिफॉर्म्स वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। रिफॉर्म्स क्यों? क्योंकि चेंजेस किए गए और गवर्नमेंट को लगता था ये पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, तो ये रिफॉर्म बन गया। ऐसे ही चाइना की गवर्नमेंट ने जो 1958 के अंदर एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट रिफॉर्म जो 1958 में आया, जिसे मैंने आपको बताया था कि इन एग्रीकल्चर सेक्टर कॉम्यून सिस्टम वाज स्टार्टेड। बताया था बेटा कॉम्यून सिस्टम। कॉम्यून सिस्टम में क्या होता था? अंडर दिस सिस्टम ऑल द पीपल्स, जितने भी लोग हैं बेटा, वो कल्टीवेट करते थे लैंड को टुगेदर। तो पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेटेड लैंड। पता है सबको ये बात बेटा? यस। इन यस सर। 19,000 communes were started, 26,000 commune system भी स्टार्ट के अंदर के जो कम्यून सिस्टम बनाए गए हैं वो वर्क तो अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, उनके पास काम करने के लिए लैंड अवेलेबल नहीं है, मतलब उनके पास ह्यूमन कैपिटल तो है लेकिन फिजिकल कैपिटल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, कुछ कॉम्यून्स जो गवर्नमेंट के अंडर थे, उन लैंड एरियाज को, ऐसे लैंड एरिया जो गवर्नमेंट के अंडर थे, उन लैंड्स को छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया। उन प्लॉट्स को डिवाइड करने के बाद हाउस होल्ड सेक्टर को वो प्लॉट्स दिए गए और उनसे रेंट चार्ज नहीं किया गया। उनको बोला गया कि आप जितना भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो करो, जितनी इनकम आएगी उस इनकम में से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है, बाकी सारी इनकम उस पर्सन की जिसने उस लैंड पे प्रोडक्शन की है। बात समझ आई बेटा, यस और नो? बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ऑनरशिप राइट उस हाउस होल्ड के हाथ में नहीं रहेगा, ऑनरशिप राइट गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। ठीक है, लिखो इन द इनिशियल सर इस राशि ओनरशिप राइट गवर्नमेंट ने क्यों रखा था अपने पास? गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, ऑनरशिप राइट गवर्नमेंट के पास रहेगा क्योंकि प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है। फार्मर्स को सिर्फ जगह दी जा रही है काम करने के लिए, हार्ड वर्क फार्मर का तो इनकम भी फार्मर की, बस उसके बदले में टैक्स देना है गवर्नमेंट को। ठीक है राशि? ओके, देखेंगे बेटा इन द इनिशियल फेज, इन द इनिशियल फेज कॉमा रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड, reforms were initiated in agriculture, reforms were initiated in agriculture, comma investment and foreign sector, agriculture comma investment and foreign sector full stop। नेक्स्ट लाइन में लिखो in agriculture sector comma, in agriculture sector comma communes land, in agriculture sector comma communes land were divided into small plots, communes land were divided into small plots, communes land were divided into small plots which were allocated to the individual households, which were allocated to the individual households, which were allocated to the individual households full stop। They were allowed to keep all income, they were allowed to keep all income, they were allowed to keep all income after they were allowed to keep all income after paying taxes, after paying taxes, after paying taxes। In the later phase, China's economy or China's government more concentrated on industrial growth। यहां बेटा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया गया, ध्यान से समझते हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सिंपल सा काम किया गया। जितने भी प्राइवेट सेक्टर फर्म्स थे, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड विलेज इंडस्ट्रीज वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर को ओपनली बोल दिया गया जितना प्रोडक्शन कर सकते हो करो, गवर्नमेंट बल्कि आपको रिबेट देगी, प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगी, बिकॉज दे वांट कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक कंपटीशन क्रिएट हो, और हेल्दी कंपटीशन से दोनों की एफिशिएंसी बढ़ेगी और इकोनॉमी में प्रोडक्शन का लेवल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज इंडिया ने भी ऑप्ट की प्राइवेटाइजेशन के टाइम पे, लेकिन हमने क्या किया, पहले पब्लिक सेक्टर पे मोर फोकस किया, फिर प्राइवेट सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया। पहले हमने प्राइवेट सेक्टर को नहीं बनने दिया, अब हम पब्लिक सेक्टर को नहीं बनने देते। उन्होंने दोनों को एक साथ लेके चला। बात समझ आ गई बेटा, यस और नो? यस सर। लिखेंगे इन द लेटर फेज कॉमा रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, reforms were initiated in the reforms were initiated in the reforms were initiated in the industrial sector। इंडस्ट्रियल सेक्टर फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो
private sector firms and village enterprises were allowed. Village enterprises were allowed. Village enterprises were allowed to produce goods. To produce goods. To produce goods. Full stop. At this stage, comma, enterprises owned by government were made to face competition with private sector. Full stop. Clear है बेटा? Yes. यस बेटा, लास्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क में भी आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं जीपीसीआर। जीपीसीआर इज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 19 अच्छा स्टार्ट कब हुआ था पहले मैं आपको ये बता देता हूं। स्टार्ट हुआ था बेटा 1965 में। 1966 से लेके 76 तक इस पॉलिसी ने रन किया। 1965 में इसको भी इनिशिएट किया था मिस्टर माओ ने। दिस पॉलिसी इज आल्सो इनिशिएटेड बाय मिस्टर माओ इन 1965, जिसका टाइम पीरियड रहा 1966 टू 76। यू कैन आल्सो से दैट इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था बिकॉज China's government और Chinese economy wants to modernize their economy with the help of industrialization। ये हम पहली बात कर चुके हैं बेटा GLF में, yes or no? तो बेसिकली ये पॉलिसी GLF पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए की गई थी। GLF पॉलिसी में बोला गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। अब ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन करना इतना इजी नहीं है, टेक्नोलॉजी का यूज करना इतनी इजी नहीं है। सो गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड के जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो ये चीजें सीखना चाहते हैं, और लोगों को मोटिवेट किया गया कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में ज्यादा इंडल्ज हो जाओ, ज्यादा उन्हें सीखो। लेकिन उसको सीखने के लिए दे रिक्वायर्ड एक्सपर्ट्स चाहिए थे बेटा। और उस एक्सपर्ट्स को कहां से बुलाया गया बेटा? रशिया से। तो रशिया की गवर्नमेंट ने चाइना की हेल्प की। रशियन प्रोफेशनल्स चाइना को आके बताते थे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जा सकती है, कैसे बेटर टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस की जा सकती है, और कैसे बेटर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। तो 10 इयर्स तक रशिया के प्रोफेशनल्स ने चाइना के प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को सिखाया कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। बट इन 1976 रशिया हैड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। रशिया का चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसके बाद से रशिया ने अपनी सर्विसेज चाइना को देनी बंद कर दी। इसीलिए इसका टाइम पीरियड 10 इयर्स तक रहा। अगर कॉन्फ्लिक्ट ना होता तो शायद टाइम पीरियड और बड़ा हो सकता था। क्लियर हो गया बेटा? जीपीसीआर पूरा सिंपल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना कैसे है वो रशिया चाइना को सिखाता था। क्लियर एवरीवन? बंद क्यों हो गया? क्योंकि कंफ्लिक्ट हो गया था। कंफ्लिक्ट किस रीजन से हुआ हम किसी के घर में नहीं देखेंगे कंफ्लिक्ट क्या था। कंफ्लिक्ट हमें नहीं पढ़ना, बस हमें ये बोलना है कि रशिया हैड कंफ्लिक्ट विद चाइना, दैट्स व्हाई दे विथड्रॉ देयर प्रोफेशनल्स फ्रॉम द चाइना। चाइना से अपने प्रोफेशनल को ने वापस बुला लिया था। करे बच्चे? यस यस सर। इन 1965 GPCR, in 1965 GPCR ब्रैकेट में लिखेंगे, GPCR ब्रैकेट में लिखेंगे 1966 टू 76। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि GPCR का टाइम पीरियड कितना था। GPCR 1966 टू 76 एग्जाम में पूरा लिखना, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। आप GPCR नहीं लिखोगे एग्जाम में,
was initiated by Mr. Mao. Was introduced by Mr. Mao, लिख लो. Was introduced by Mr. Mao. Full stop. Full stop. Under GPCR, under GPCR, professionals and students. Under GPCR, professionals and students were sent to work and learn from the countryside. Were sent to the work and learn from the countryside. And learn from the countryside. Full stop. However, when Russia had conflict with China, comma, it withdraw its professionals. कौन से प्रोफेशनल्स? जो चाइना को इंडस्ट्रियलाइजेशन करना सिखाते थे. करें बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे. पाकिस्तान इकोनॉमी. चलो पाकिस्तान की इकोनॉमी की कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं. पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं. पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू. ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश. As per 2015 estimates, Pakistan is the 6th most populous country in the world with 188 million people and with the growth rate of 2.1%. ठीक है, तो 2.1% का ग्रोथ रेट है जीडीपी में. सॉरी, पॉपुलेशन के अंदर जीडीपी में ग्रोथ रेट 2.1% नहीं है, पॉपुलेशन में 2.1% ग्रोथ रेट है. टोटल पॉपुलेशन 188 मिलियन. करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो अराउंड 18.8 करोड़, जो वर्ल्ड की 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री में काउंट होती है. क्लियर हो गया? ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, नेशनल लैंग्वेज उर्दू. बस इतना ही पढ़ना है पाकिस्तान के लिए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. लिखेंगे पाकिस्तान इज द 6th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. Pakistan is the 6th most populous country in the world with 188 million people. With 188 million people, ब्रैकेट में लिखेंगे 188 million people, ब्रैकेट में लिखेंगे as per 2015 estimates, ब्रैकेट क्लोज. As per 2015 estimates, ब्रैकेट क्लोज. 2015 estimates, ब्रैकेट क्लोज. 2015 estimates, ब्रैकेट क्लोज करो. With the growth rate of 2.1% per annum. With the growth rate of 2.1% per annum. ग्रोथ रेट जीडीपी की नहीं है बेटा, पॉपुलेशन की है. ठीक है, विद द ग्रोथ रेट ऑफ 2.1% पर एनम. आई रिपीट, ये जीडीपी की ग्रोथ रेट नहीं है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है. जीडीपी की ग्रोथ रेट बाद में पढ़ेंगे. करें बेटा नेक्स्ट. यस, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट पे लिखो, फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट इस साथ में कंटिन्यूएशन में लिख दो. द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू. द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू and official language is English. And official language is English. And official language is English. Official language is English. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की इकोनॉमी की अगर आप बात करोगे, फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं बेटा, जो इंडिया में भी है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम. व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम? क्या होता है ये? जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर प्रोडक्शन करते हैं, उसको मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं. इंडिया ने भी इस सिस्टम को ऑप्ट किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी. इंडिया का भी पहले सिस्टम सोशलिस्टिक इकोनॉमी था, पाकिस्तान का भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी था. हम भी मिक्स्ड बन गए, वो भी मिक्स्ड बन गए. लिखेंगे पाकिस्तान फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम. पाकिस्तान फॉलो द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम with the coexistence of private and public sector. With the coexistence of private and public sector. With the coexistence of private and public sector. With the coexistence of private and public sector.
सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा इंडिया ने इनिशिएट किया था। इंडिया में 1965-66 में, पाकिस्तान ने इसको मिड 70s में स्टार्ट किया। उनके वहां पे भी ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, बिकॉज आपको पता है मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड या 70% ऑफ द फर्टाइल लैंड इंडिया का पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया था। तो उनके पास फर्टाइल लैंड तो थे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद उनको अच्छे सीड्स मिल गए और टेक्नोलॉजी मिल गई, जिससे उनके वहां प्रोडक्शन बढ़नी स्टार्ट हो गई। क्लियर है? देखो, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, with the introduction of green revolution, with the introduction of green revolution, and increase in public investment, increase in public investment in infrastructure led to rise in the production of फूड ग्रेन्स। ठीक है, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़नी स्टार्ट हो गई, ड्रास्टिक चेंज आया एग्रेरियन इकोनॉमी में, और एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़नी स्टार्ट हुई और सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ पाकिस्तान भी जाना स्टार्ट हो गया। क्लियर बेटा? सर इन्वेस्टमेंट के बाद कहां से बेटा? इन्वेस्टमेंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, yes, investment in infrastructure, एक मिनट, investment in infrastructure which led to rise in the production of food grains, rise in the production of food grains। यस बेटा, क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970s। फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 70s। ठीक है, तो पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग से रही है, पाकिस्तान फाइनेंशियल सपोर्ट पे डिपेंडेंट रहता है। 1970s से ही फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया था, और उससे पहले भी थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन 1970s के आसपास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट उसने लेना स्टार्ट किया। और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है बेटा वेस्टर्न कंट्रीज से और मिडल ईस्ट कंट्रीज से। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये भी उसकी इकोनॉमी का एक पार्ट है। लिखेंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉमा, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉमा पाकिस्तान रिसीव्ड, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉमा पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम, पाकिस्तान रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न नेशंस and Middle East countries, full stop. This helped the Pakistan
This helped the Pakistan. This helped the Pakistan in economic growth. 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 Last is economic reforms. Yes बेटा, बताओ पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब स्टार्ट हुए थे? 1988. लिख दो, बस यही लिखना है. In 1988, economics reform was initiated in the country. In 1988, economic reforms were initiated in the Pakistan. Economic reforms were initiated in the Pakistan. Economic reforms were initiated in the Pakistan. Full stop. Full stop. Yes, बेटा, clear everyone? Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का कंपैरेटिव आउटलुक, कुछ डेटा मैं आपको बताऊंगा, वही डेटा आपको करना है. डिफरेंट बुक्स में जो भी डेटा हो, आपने कहीं और किया हो, वो डेटा आप यूज नहीं करोगे. ठीक है, सीबीएसई के जो ब्लूप्रिंट में डेटा दे रखा है, उसी डेटा को यूज करना है. ठीक है बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग.